आराधना मिश्रा मोना, नेता भारतीय कांग्रेस। आपको भी बुला लिया जाएगा उसमें। हम लोग सिफारिश करेंगे कि आप भी आ जाइए। मोना जी अपनी बात शुरू करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदया जी के 20 फरवरी 2023 के अभिभाषण पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे दलीय नेता उनसे संबद्ध करते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि ये अभिभाषण सफेद कागज पर झूठ की काली स्याही से सरकार द्वारा लिखी एक इबारत। कहीं भी इसमें कोई न तथ्य है न कहीं कोई सच्चाई है। एक झूठे और खोखले वादों का, अब मैं उसको नहीं दोहराऊंगी जो राजभर जी ने कहा कि झूठ का पुलिंदा है, पर अगर इस अभिभाषण को अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी नई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही। मैं इसको जब मैंने अध्ययन किया मान्यवर, तो इसमें बड़ी एक बारीक चीज देखी कि 13 बार इस अभिभाषण में लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, 3 बार संभावना शब्द का इस्तेमाल किया, 8 बार कार्य प्रगति पर है इसका इस्तेमाल किया गया, गतिमान है 11 बार उसका भी इस्तेमाल किया गया। कोई भी काम इस अभिभाषण में ऐसा नहीं लिखा था जो ये कहा गया हो कि ये पूरा हो चुका है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अधिष्ठाता महोदय कि वर्तमान में भविष्य के आंकड़े को गिनाने के लिए जो महान कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो दूसरी कोई नहीं कर सकती। इसे महामहिम राज्यपाल का कोई भी दोष नहीं, उनको तो जो इन्होंने बना के दे दिया उनकी मजबूरी थी पढ़ना। मैं कुछ तथ्य इसमें आपके सामने लाना चाहती हूँ। अभिभाषण के पेज नंबर 2 पे सीएम हेल्पलाइन पर ये कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पे 3.97 करोड़ में से 3.93 करोड़ शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निरस्त किया गया। अब मान्यवर, हम सभी लोग जानते हैं कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है इस पे फोन तो चला जाता है, कंप्लेन तो हो जाती है, वहां से फोन भी आ जाता है कि आपकी कंप्लेन नोट कर ली गई, पर निस्तारण कितना हुआ वो इन्होंने केवल जो कॉल करते हैं उसकी संख्या दे दी, निस्तारण की संख्या उसमें अभी तक नहीं लिखी हुई। इसी तरह से पेज नंबर 3 पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आगामी 5 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है माननीय। अगर वर्तमान को देखा जाए तो 33% ग्रोथ रेट चाहिए हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, 33% का। और आज का हमारा ग्रोथ रेट कितना है ये हम नहीं कह रहे, इसी अभिभाषण में लिखा है 16.8%। और जीएसडीपी की वृद्धि है 19%। अगर इस दर से जो आज का वर्तमान हमारा ग्रोथ रेट है उसको अगर देखा जाए तो क्या अगले 5 साल में, आप पिछला 5 साल तो छोड़ दीजिए, अगले 5 साल में भी क्या हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला सकते हैं? तो क्या ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये आंकड़े नहीं प्रस्तुत करे जा रहे? इन्वेस्टर समिट हुआ, पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में डंका पीटा गया। हमारे बहुत सारे साथी विदेश में गए और वहां से इन्होंने कहा कि निवेश आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिलों में रोड शोज किए गए कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है। यही पिछले 5 साल में भी हुआ। 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ 2018 में, उसको अब की अभिभाषण की कॉपी में लिखा गया है कि केवल 4,86,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर 8 लाख
80 करोड़ का निवेश भी हुआ है, तो उससे कितनी फैक्ट्रियां बनी, और वो फैक्ट्रियां अगर उत्तर प्रदेश की धरती पे बनी है तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? उसको जीपीएस से टैग ही करके बता दिया जाए तो हम लोग भी जान लें कि वो किस जिले में फैक्ट्री बनी। और उस जिले में जितनी फैक्ट्रियां बनी, मैं तो मांग करती, मैंने पहले भी मांग की है कि क्यों नहीं सरकार ये बता देती है कि जिन फैक्ट्रियों की बात वो कर रही है उसमें कितने रोजगार सृजित हुए उनके सापेक्ष। मैं तो श्वेत पत्र की मांग करती हूं, सरकार ब्यौरा दे इस सदन में। ये हमारा अधिकार है, इस प्रदेश की जनता का अधिकार है, जिनके करोड़ों की गाढ़ी कमाई पर आप इन्वेस्टर सेरेमनी और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए। आखिर वो जानना चाहती है कि कितने जिलों में फैक्ट्रियां बनी और कितने रोजगार मिले। सरकार श्वेत पत्र जारी करे, मैं इसकी मांग करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसी को हम आगे ले जाए, बड़ा अच्छा लगा पढ़कर कि मनरेगा पे उत्तर प्रदेश की सरकार को 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लिए प्रथम स्थान मिला, और 2019-20 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बड़ी देर से सुन रहे थे, हमारे साथी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं कि मनरेगा किसकी देन थी, किसकी सोच थी? ये कांग्रेस पार्टी की देन थी और कांग्रेस पार्टी की सोच थी, जिस पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यही मनरेगा था। याद कीजिए, लोकसभा में किस तरह का मखौल उड़ाया गया था। सफेद हाथी कहा गया था इस मनरेगा को, कहा गया था कि कांग्रेस की नाकामियों के स्मारक है। आज उसी मनरेगा ने, जब कोविड का समय आया और बेरोजगारी चरम पे थी, तो इसका मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका बजट बढ़ाने पर मजबूर हो गई थी। और यही व्यवस्था थी जिसने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारों को हाथ थामा था, उनको 2 वक्त की रोटी दी थी। अरे कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए इसके लिए हमें। ज्यादा मत कहो, नाम बदल देंगे। लागू आपने, शुरू आपने किया, लागू हमने किया। मनरेगा आपने लागू किया। माननीय सदस्य अपनी बात रखें, मनरेगा आपस में बात ना करें। मनरेगा बस माननीय मंत्री जी, आपने तो सदन में बंद करने के लिए कहा था, सदन में कहा था मोना जी, आप अपनी बात रखें। बंद करेंगे, पर 10 साल में आप मजबूर हुए कि इसको आपने इसमें आपको इसका वो भी बढ़ाना पड़ा था, बजट भी बढ़ाना पड़ा, और कोविड काल में सबसे ज्यादा अगर नौकरी रोजगार किसी तरह से मिला था तो मनरेगा से मिला। महिलाओं के प्रति, भाई सुन लीजिए, सुनिए, काहे बोल रहे हैं? महिलाओं के प्रति अपराध, मैं क्या कहूं, मैं बहुत आदर और सम्मान करती हूं माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का। मेरे पिताजी के साथ भी इनका बड़ा प्रिय रिश्ता है। इन्होंने कहा आज कि महिलाओं के प्रति अपराध में जो न्याय मिल रहा है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं आप ही की बात को सच को कर रही हूँ। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं अक्षरशः उसको मानती हूँ कि सबसे ज्यादा न्याय अगर मिला उत्तर प्रदेश में मिला, ये मैं मान रही हूँ इस बात को। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक पूरे देश में हर रोज 46 रेप के मामले आते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 13% यानी 11 घटनाएं रोज होती हैं। यूपी आज देश में ऐसा राज्य है जहां रेप, गैंगरेप, दहेज हत्या और महिलाओं से जुड़ी सभी प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश नंबर 1 पे। ये हम नहीं कह रहे, वही एनसीआरबी का डेटा जो आपने रखा। दहेज हत्या में से यूपी नंबर 1 पे है। 2021 में दहेज हत्या में 6,628 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 2,235 मामले केवल उत्तर प्रदेश के। अब जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अपराध में सबसे ज्यादा
जो मामले निस्तारित हो रहे, न्याय मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के महिलाओं को मिल रहा है। तो मान्यवर, सबसे ज्यादा अपराध भी आपके सरकार में हो रहा है, इसीलिए न्याय मिल रहा है महिलाओं को, क्योंकि अपराध भी आपके यहां इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। पेज नंबर 10 पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की स्थापना की कार्य प्रगति की बात कही गई, पर कहीं भी उसमें यह नहीं दिया गया है कि ये कार्य पिछले 5 साल से 6 साल से प्रगति पर है, समाप्त कब होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर 100 से अधिक आबादी के समस्त राजस्व गांवों की बसावटों को जोड़ने की बात कही गई, पर यह बताना सरकार भूल गई कि जो इसके पहले 250 की आबादी की बसावटें ली थी सरकार ने, उसमें कितने प्रतिशतों को सड़क से जोड़ा जा चुका, और जो छूटी हुई हैं, क्या सरकार उनको जोड़ेगी? इसका कोई रोड मैप इस अभिभाषण में नहीं है। पेज नंबर 12 पे कुछ वर्षों कई लगातार हर अभिभाषण में 2017 से हम लोग सुन रहे हैं कि 21 एयरपोर्ट राज्य में बनने वाले हैं। 6 साल बीत गए, एक भी एयरपोर्ट अभी पूरा नहीं हुआ। कुशीनगर की शुरुआत पिछले सरकार में शुरुआत उसकी हो चुकी थी, और अब उसकी मैं आपके बात पे माननीय मंत्री जी आपका नहीं शुरू किया बीच में मत रोकिए। मोना जी आप अपनी बात रखें, आप कृपया मंत्री जी आप मत रोकिए। सरकार के लोग बोलने में बाधा ना पैदा करें। नहीं, इनका जो माननीय मंत्री जी ने कहा, इनके सवालों का भी जवाब मुझे देना है। आप अपनी बात रखें, आप बस समय के अंदर बात रखें कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से रोजगार की बात की जा रही है, टेक्सटाइल पॉलिसी उत्तर प्रदेश की बड़ी अच्छी पॉलिसी लेकर के आई है सरकार। मुझे पूरा विश्वास था कि इस पॉलिसी के आने के बाद कुछ बेहतर इस अभिभाषण में या बजट में दिखाई देगा। बजट की बात जब होगी तो की जाएगी, पर कहीं भी बुनकरों के लिए, कारीगरों के लिए, हमारे कारपेट वीवर्स के लिए, हैंडलूम के लिए कहीं भी इसमें कोई रियायत देने की बात नहीं कही गई है, ना ही उनके रोजगार सृजन से जुड़ी हुई कोई भी इसमें घोषणा की गई। पेज नंबर 25 पे यूपी में 24 करोड़ की जनसंख्या को मात्र 33 लोगों की घोषणा के लिए गोवंश के उपलब्ध कराए जाएंगे, और हास्यास्पद है अधिष्ठाता महोदय, 900 रुपए प्रति गोवंश प्रति माह दिया जा रहा है। अरे भूसे का दाम मालूम है? 30 से 35 रुपए किलो भूसे का दाम है। क्या यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 900 रुपए में किसी गोवंश की रक्षा कर सकता हो? अरे हम तो उम्मीद करते थे कि इसमें बड़ा बजट आएगा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसमें बड़ा बजट आना चाहिए था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी क्रम में एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि खाद्यान्न को लेकर के जिस तरह से हमारे गरीब लोगों, जनता तक खाद्यान्न पहुंचाने की बात कही गई, चुनाव के पहले तो वितरण हुआ, चुनाव के समाप्त होते वितरण बंद हो गया, अब फिर चुनाव आएगा तो वितरण शुरू होगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ अधिष्ठाता महोदय, क्या सरकार जो खाद्यान्न की वितरण कर रही है वो चुनाव के अलावा भी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाएगी? क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय, अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने एक गंभीर मामला उठाया, कुपोषण का मामला उठाया उत्तर प्रदेश का, और उन्होंने यही कहा कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति भयावह है। तो मैं चाहती हूं कि इस पे संज्ञान सरकार ले। दूसरा, ओडीएफ की बात आई, ओडीएफ प्लस की, मेरा एक सुझाव भी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसको गंभीरता से लीजिएगा।
आपने शौचालय बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक महिला हूँ, बहुत सारी महिला सदस्य बैठी हैं। मेरा सुझाव है कि ODF प्लस में आप स्नान घर भी उसमें लें, ताकि महिलाएं जो खुले में शौच के अलावा स्नान करती हैं, इसको भी हम उनके लिए ये एक बड़ा काम होगा। उनको खुले में स्नान करने की जो मजबूरी है उससे वो बच सकती हैं। अंत में अधिष्ठाता महोदय, विधायक निधि के बारे में हम लोगों ने बड़ी चर्चा की। मेरे विषय से नहीं, सभी सदन के सभी साथियों से जुड़ा मामला है। हम लोगों ने मांग की थी 2022 से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बड़े दयालु है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा भी था कि 5 करोड़ कर देंगे। सदन में कहा था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए कहा था, इंगित किया था कि इसको करना है, घोषणा भी हो गई। पर 2023 आ गया, मार्च आने वाला, अभी हम सबको वो धनराशि उपलब्ध नहीं हुई। तो मेरा मानना है कि वो 2000 आगे तो आप देंगे, पर जो हमारी 22-23 वाली है उसको भी संसदीय कार्य मंत्री जी जरूर दे दे। और जो GST का मामला है उसको बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि GST में लगभग 70 से 80 लाख रुपए, 90 लाख के आसपास कट जाता है। अंत में बस इतना कह के अपनी बात को खत्म करूंगी। हमारे साथी ने कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आरक्षण पे कांग्रेस चुप क्यों है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था और संविधान लिखा गया था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, 27% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड को दिया था, किसी दूसरे ने नहीं दिया था। और दूसरी बात, जिस नैक और विरासत की बात कर रहे थे कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट बना, नैक की बात कर रहे थे कि नैक आज यूनिवर्सिटीज का नैक प्रमाण हो रहा है। अरे आप उस विरासत को लेके बैठे हैं जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। कोई नया इंस्टीट्यूट और कॉलेज बता दीजिए जो वर्तमान सरकार ने रखा हो। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक विषय, अंतिम माननीय अध्यक्ष जी, एक पिछले बजट सेशन के पहले पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही घोषणा की थी कि एक कमेटी बननी चाहिए पूर्व विधायकों और विधायकों के पेंशन और वेतन को लेकर के, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को उसका अध्यक्ष बनाया था। तो मैं निवेदन करूंगी कि वो कोविड आ गया था, वो क्रियाशील नहीं है कमेटी, उसको फिर से पुनः, हम सबका अनुरोध है कि उसको, उस कमेटी को आपकी अध्यक्षता में, हम सब लोगों को आप पे बहुत विश्वास है, आप हम लोग की धारणा को भी समझते हैं, मजबूरियों को भी समझते हैं और इस महंगाई को भी समझते हैं। इसको देखते हुए आप इस कमेटी को पुनर्जीवित करें और इस कमेटी की सभी के जो सुझाव है वो लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता। माननीय राजा भैया जी, नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। माननीय, आप बैठिए, सुन के जाइएगा। बुला रहे हैं। अच्छा, जैसे कैसे? बहुत बढ़िया मैडम। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अपने वक्तव्य में हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत संक्षेप में बातें रखें। जो माननीय सदस्यों ने अभी तक इस सदन में कहा है, उनकी बात कम से कम दोहराई जाए और ऐसे विषय रखे जाएं जिससे जो लोग हम लोगों को निर्वाचित करके भेजते हैं, उस हर जाति, वर्ग, अगड़े पिछड़े, हर समूह से जुड़ी हुई उनके हित की बातें, और यही जनसत्ता दल का सिद्धांत भी है, इसी पे हम लोग निर्वाचित होकर के आए हैं। श्रीमान, विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी। उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है
या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है, तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। और हम यहां जो भी बोलते हैं वो हमारे भाग्य विधाता जनता जनार्दन वो बाहर सुनती है, उसका आकलन करती है। हम यहां कितनी भी लच्छेदार भाषा में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कह लें, जाना हमको वही है, वही है, उन्हीं के पास जाना है और फैसला भी उन्हीं का मानना पड़ेगा। श्रीमान, सड़क, बिजली, पानी ये ऐसी चीजें हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हम सभी लोग इस उक्ति को, इस सिद्धांत को मानते हुए आए हैं। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनने के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए। हर विकासशील देश में देखने में भी अच्छी लगती हैं, यात्रा का समय भी कम होता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सप्रेसवे के चक्कर में हम गांव की सड़कों को भूल गए हैं। आज ग्रामीण सड़कों का जो हाल है, जो गड्ढे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है? सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है श्रीमन, और उसका एक कारण है कि जिस क्षमता पे ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं, कभी हुआ करता था कि ट्रक जो है उसमें 6 चक्के हुआ करते थे। ग्रामीण सड़कों की भार वहन क्षमता 9 टन से अधिक नहीं होती है। आज 52 टन के ट्रक 20 चक्के 22 चक्के उस पर चल रहे हैं, और भार वहन क्षमता उसकी 9 टन पर स्क्वायर इंच PSI है। तो सड़कें तो टूटेंगी, आप कब तक गड्ढे भरवाते रहेंगे? ये हम सभी के क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्या है श्रीमन। तो या तो ऐसे 10-20 चक्के वाले जो ट्रक है, जो 15-20 चक्के वाले ट्रक हैं, इनको वर्जित कर दिया जाए। एक अधिकतम उसकी भार वहन सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इससे अधिक भारी ट्रक ग्रामीण सड़कों पर नहीं चलेंगे, और या तो फिर ग्रामीण सड़कें उस मानक के अनुसार बनाई जाएं कि ट्रक गुजर जाने के बाद अगर साइकिल और मोटरसाइकिल से या सामान्य यात्री उस सड़क पे चल रहा है तो उसको भी गड्ढा मुक्त सड़क का अनुभव हो, आनंद मिले। ये बहुत ही गंभीर विषय है श्रीमन, और महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बजट में इसका समावेश होता तो बड़ा अच्छा रहता। दूसरा आ जाते हैं बिजली पे। गांव में 18 घंटे बिजली आ रही, जिला मुख्यालय पे भी आ रही, तहसील मुख्यालय पे भी आ रही। जितना आप लोगों ने बताया, हो सकता है 1-आधा घंटा उससे कम ज्यादा हो, लेकिन आ रही। लेकिन बिजली के साथ साथ विजिलेंस का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरह के छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहां। कई माननीय सदस्यों ने इसको सदन में कहा भी है। फोन आता है, उनको बुलाया जाता है और उनसे बाहर, बिजली दफ्तर के बाहर उनसे रकम तय की जाती है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। समस्या जहां की तहां। तो मैं समझता हूं कि इस पे भी माननीय बिजली मंत्री हैं यहां पे उपस्थित, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये ऐसी समस्याएं हैं कि आप इनको चाहे सत्ता पक्ष और चाहे प्रतिपक्ष किसी भी माननीय सदस्य से पूछेंगे तो हम सभी के क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं। सड़क, बिजली के साथ साथ पानी। श्रीमन, हर गांव में पानी की टंकी निर्माणाधीन है। जहां नहीं है वहां ये हो कि साहब जमीन चिन्हित की जा रही है, कुछ बन के तैयार हो गई हैं, कुछ बन रही हैं। बड़ा प्रचारित भी किया गया कि साहब अब हैंडपंप नहीं है, अब नल की टोंटी से आप सब लोगों को पानी पीने को मिलेगा। हम भी जानते हैं और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि नल की टोंटी से गांव-गांव, घर-घर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर पहुंचाया भी जा सकता है तो कम से कम उसमें 10 वर्ष लग जाएंगे। अब हैंडपंपों की जो स्थिति है,
इस बार हम सभी जानते हैं कि बारिश कम हुई है, सर्दी भी कम पड़ी है। आने वाला मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है और छोटे हैंडपंप पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। विशेषकर जो सूखे क्षेत्र हैं उनको तो विशेष प्रकोप इसका झेलना पड़ता है। जो हैंडपंप हम लोगों को मिलते थे वो हैंडपंप मिलना बंद हो गए हैं, ये कह करके कि अब पानी की टंकी से ही आप लोग जलपान करिए, पानी पीजिए। जो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप खराब हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, उनको रिबोर करने के लिए जो प्लान थे, कोई भी इंडिया मार्क का हैंडपंप रिबोर नहीं हो रहा है। और सभी माननीय सदस्य से सहमत होंगे साहब। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक घर घर टोंटी कनल पानी की टोंटी नहीं लग जाती है तब तक ये सुनिश्चित कराएं कि इंडिया मार्क हैंडपंप, इंडिया 2 मार्क का हैंडपंप जो हम लोगों को मिलता था वो यथावत मिलता रहे। पानी की किल्लत और पानी की हाहाकार जो मचने वाली है आने वाले दिनों में, उसके पहले आपका ध्यान आकर्षण, इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षण इधर कराना चाहता हूं। और ये बहुत ही जटिल समस्या आने वाले अप्रैल से शुरू होकर के मई, जून, जुलाई आदि महीने में होगी। इसके साथ ही श्रीमंत सदन का चलना, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 30 वर्ष इस सदन में हो गए हैं और बहुत से महानुभावों के साथ काम करने का, उनके साथ यहां बैठने का अवसर मिला है। और हमसे भी बहुत वरिष्ठ यहाँ पे सदस्य जिनसे मैं सीखता हूं, आदरणीय खन्ना जी हैं, आदरणीय अवधेश जी हैं, रमापति शास्त्री जी हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, तमाम ऐसे सदस्य। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाषण का जो स्तर था उसमें बहुत गिरावट आई है? और उसका कारण ये है कि जब हाउस नहीं चलेगा, सदन नहीं चलेगा, तो नए माननीय सदस्यों को बोलने का अभ्यास नहीं रह जाएगा। जब भी ये बात आती है कि साहब सदन चलना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट लिखा गया है कि वर्ष में अपरिहार्य स्थितियों को छोड़ करके 90 दिन सदन का संचालन आवश्यक है। लेकिन दुख इस बात का है, चाहे जो दल सत्ता में रहे, जब इसकी चर्चा होती तो बहस इस पे होने लगती है कि साहब आपके समय में 19 दिन चला था, मैंने 20 दिन चलाया, या आपके समय में 20 दिन चला तो मैंने 21 दिन चलाया, और चर्चा यहीं पे हो हल्ला होकर के समाप्त हो जाती है। ये रिकॉर्ड तो बताया जाता है कि सबसे कम किसने चलाया, दूसरे नंबर पे कौन था, ऐसा भी हुआ कि इतने दिन सदन चला, इतने दिन। क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कितने दिन सदन चला था, या जब से ये सदन चलना शुरू हुआ है एक वर्ष में अधिक से अधिक सबसे ज्यादा किस वर्ष चला है, और क्यों ना उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ें। सदन से बचना क्या चाहिए? सदन के माध्यम से ही तो हम लोग अपनी बात कहते हैं, सदन के माध्यम से ही जन समस्याओं का निराकरण होता है, उनका निवारण होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा को जितना मजबूत करेंगे उतना हम सभी लोग पुष्पित पल्लवित होंगे इस लोकतंत्र में। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा श्रीमान कि आए दिन माननीय विधायकों के ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं और अक्सर धरना प्रदर्शन। यहां पे जो लोग भी बैठे हैं, किसी के दल और किसी के व्यक्तिगत, उनके सार्वजनिक जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आया होगा कि उन्होंने धरना प्रदर्शन न किया हो। और जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये होता रहेगा। तोड़ फोड़ की उससे हम सहमत नहीं हैं, हम हिंसा से भी सहमत नहीं हैं। लेकिन बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जिनके ऊपर धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के कारण मुकदमे कायम हुए हैं और आज भी हैं।
उनको एमपी एमएलए कोर्ट जाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि धरना प्रदर्शन में दूसरे अराजक तत्व आकर के हिंसा फैला देते हैं और झेलना विधायक जी को पड़ता है। एक अलग से अदालत गठित है, वहां जाना पड़ता है, वहां पे उनकी पेशी होती है और पूरा मुकदमा झेलना पड़ता है। तो ये तलवार जो लटकी रहती है माननीय विधायकों के ऊपर कि कब अदालत सजा कर दे। अभी कल भी एक माननीय सदस्य को न्यायालय ने दंड दिया, सौभाग्य से 2 वर्ष से कम अवधि की। तो सभी जनप्रतिनिधियों को प्रतिरोध कौन करेगा, आवाज कौन उठाएगा? अगर धरना प्रदर्शन के इतने गंभीर परिणाम आने लगेंगे तब तो विधायक और सांसद भागने लगेंगे धरना प्रदर्शन से। जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये गंभीर विषय मैं चाहता हूं कि इसको पूरी गंभीरता से ये सरकार ले और अनावश्यक मुकदमे हों। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हिंसा और उपद्रव का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन शांतिपूर्ण अगर धरना प्रदर्शन हुआ तो उसके लिए हमको अदालत के कटघरे में न खड़ा होना पड़े। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमको मुकदमे न झेलने पड़े। श्रीमान, एक सुझाव और देना चाहता हूं जो प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं है, लेकिन अगर आप संस्तुति कर देंगे तो प्रदेशवासियों का बहुत भला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आदरणीय अखिलेश जी ने एक नियम बनाया, उनकी संवेदनशीलता थी कि विधायक लोग अपनी निधि से असाध्य रोग, गंभीर रोगों से बीमार लोगों को आर्थिक सहायता हॉस्पिटल से उसका जो पर्चा आता था, एस्टिमेट बनता था, उसके हिसाब से दे सकते हैं। और उस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची, बहुत से लोगों को चिकित्सा जो नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो हुई। माननीय योगी जी ने उस योजना की उपयोगिता को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया। आए दिन श्रीमान चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, और जब अधिसूचना जारी होती है तो हम लोगों को अपनी निधि व्यय करने में रोक लगा दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से एक अनुरोध पत्र चुनाव आयोग को जाए। विकास कार्य भले रोक दिए जाएं, लेकिन जिस भी रुग्ण व्यक्ति को, जिस भी बीमार को कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लिवर आदि कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उसकी वो बीमारी वो चुनाव आयोग की अधिसूचना समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करेगी। तो ये मानवीय दृष्टिकोण पर श्रीमान ये अनुरोध है और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों की भी सहमति इसमें होगी। और इस तरह से सरकारें हनक से चलती हैं, जनसेवा से चलती हैं, और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, 30 वर्ष में पहली बार ये अवसर आया है कि अपनी कार्यशैली पर, अपने कार्यकलाप पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा आई है, रिपीट हुई, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। श्रीमान, आज जहां हर तरफ, ठीक है, हमको राष्ट्र हित में, हमको प्रदेश हित में, हमेशा मेरे दल जनसत्ता दल का ये रहा है कि जो भी पिछड़े हैं, जो भी वंचित हैं, उनकी लड़ाई शुरू से मैं लड़ता आया हूं। लेकिन वहीं ये भी सराहनीय है कि आप जिस आसन पर बैठे हैं, उस आसन पर बैठने वाले आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए कि उनकी विधानसभा में उनके सजातीय कितने लोग, या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, शाहजहांपुर से लगातार 9वीं बार निर्वाचित होकर के आए हैं, कितने खन्ना मतदाता होंगे अपनी कार्यशैली से, अपनी संघर्ष क्षमता से और अपने व्यवहार से। क्योंकि विकास ही सब कुछ नहीं होता, बहुत आवश्यक है। हम सब लोग यहां बैठ करके विकास की ही चर्चा करते हैं, लेकिन जनता जो हमारा आकलन करती है, विकास के साथ साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितना उपलब्ध रहते हैं, हम जनसेवा करने के लिए कितना तत्पर रहते हैं, इस पर हमारा आकलन होता है। लोग इसलिए विकास की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं
बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया लेकिन चुनाव नहीं जीत सके, इसलिए कि उनके व्यवहार में, उनके क्रियाकलाप में कुछ कमियां थी। तो इसके साथ साथ जनता की सेवा हम बेहतर ढंग से कर सकें और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम बराबर सदन में उठाते रहें, इसके लिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक सदन चले, माननीय विधायकों को अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए समय मिले। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात होती है, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है, ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जो हमने ये दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो बजट अभिभाषण है, इसमें सुधार नहीं हो सकता ऐसा मानना ये उचित नहीं होगा। सुधार की गुंजाइश बिल्कुल रहती है, सदैव रहती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी बात समाप्त करते हुए उसको फिर से दोहराता हूं कि कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती है जितना सत्ता पक्ष बताता है, और इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना विपक्ष उसको कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझको बोलने का अवसर दिया। श्रीमान, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय उमाशंकर सिंह जी, नेता बहुजन समाज पार्टी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि आपने महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पे मुझे बोलने का अवसर दिए, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि बात ये उठती है कि हमें संशोधन प्रस्ताव क्यों लाना पड़ रहा है, तो हम लोग, क्योंकि पहले ही जिस दिन महामहिम जी का अभिभाषण होता है उसी दिन हम लोग प्रमुख सचिव साहब को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखते हैं कि किंतु खेद है, प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए, किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि पेज नंबर 7 पे हमारा छपा हुआ है, इसलिए हमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। विगत दिनों जिस दिन चर्चा प्रारंभ हुई है, हालांकि मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े भारी मन से कहना भी पड़ रहा है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, आदरणीय हम लोग का अभिभावक आदरणीय श्री माता प्रसाद जी हैं, इस बात को जानते भी हैं। बहुत दिनों के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है, जब भी बजट सत्र चलता है तो जो भी लीडर अपोजिशन होते हैं तो अन्य दलीय नेताओं को बुला करके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब भी वो क्या स्ट्रेटजी है, दलीय नेता जब बोले तो लीडर अपोजिशन की मौजूदगी इसमें आवश्यक रहती है। लेकिन दुर्भाग्य हम सबका कि आज उपस्थित नहीं है, और जबकि हम लोगों ने निवेदन भी किया था ये नहीं ऐसा होना चाहिए। बजट पे हम अपने आप, जैसे कि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कहा, आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि हमको ऐसे ही मान लेते हैं। हम सब मिलकर के हम यहाँ विपक्ष में बैठे हैं, तो बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दे रखा है, उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष जो दो पहलू बनाया है, सबके लिए काम भी बांटा कि सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी होगी और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होगी। हमें भी, हमारी भी जवाबदेही है। जितनी जवाबदेही सरकार की है उससे कम जवाबदेही हमारी नहीं है। हमसे भी बात पूछा जाएगा कि अगर आप सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा था तो आपने सरकार को ध्यान दिलाने के लिए क्या किया। तो हमारा काम ही यही है कि हम विपक्ष के साथ ही सरकार उन जगहों पे, उन जनता से जुड़ी समस्याओं पे अगर ध्यान नहीं देती है तो हम उसको इंगित करते हैं। हमारा वही काम है। इसलिए आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कल विकास की चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपनी अपनी उपलब्धि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बताए। बल्कि मुझे खुशी है
कि कुछ चीजों को उन्होंने बसपा को इंगित किया, कहा कि उमाशंकर जी जो भारतीय जनता पार्टी जेवर एयरपोर्ट बना रही है ये तो आपकी पार्टी की देन है। फिर उन्होंने कहा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये तो आपकी पार्टी की देन है। और देखिए अधिष्ठाता महोदय, ये सत्ता की चेयर की सतत प्रक्रिया है, आती जाती रहती है। चेयर वहीं रहेगी, उसमें केवल बैठने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हट जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। हमने कहीं उसके लिए हाय तौबा नहीं मचाया, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसी तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता इस उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे की काफी वाहवाही ली जाती है। आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के भी नेता इस बात को कहते हैं कि हमारी एक्सप्रेसवे बड़ी अच्छी है, आगरा एक्सप्रेसवे। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है, जो नींव है, वो बहुजन समाज पार्टी ने एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे बना करके, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे आज भी स्थापित है। और उसी दिन से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, आज इस कहना इसलिए भी पड़ रहा है कि अगर ये उपलब्धि गिनाई जा रही है कि हमारे समय में हमने ये काम किया, मुझे लगता है कि उस काम को अगर कोई दूसरा गिनाएगा तो निश्चित रूप से कष्ट होता है। आज यहीं पे एकाना स्टेडियम की चर्चा हुई। अधिष्ठाता महोदय, मैं देखता हूं जब भी बात आती है तो समाजवादी पार्टी उसको अपने खाते में ले लेती है कि एकाना स्टेडियम हमने बनाया। एकाना स्टेडियम की जमीन एक्वायर बहुजन समाज पार्टी ने किया। जमीन एक्वायर करने के बाद एकाना स्टेडियम का 2 बार निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी ने किया। पहली बार में 2 बीडर आए, दूसरी बार में भी 2 बीडर आए। फिर भी बहुजन समाज पार्टी चाहती थी कि नहीं, हम इसमें और प्रतिस्पर्धा हो, हम तीसरी बार जो बीड करना चाहते थे उसको टेंडर में ले जाना चाहते थे, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गई। दुर्भाग्य देखिए या सौभाग्य देखिए, हम जिस समय जिस स्ट्रक्चर को, जिस आर्किटेक्ट से उसका स्ट्रक्चरिंग कराए थे, उस आर्किटेक्ट जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, उसी स्टेडियम को जो हमारा आर्किटेक्चर किए थे उनको स्टेडियम बनाने का काम दे दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी प्रक्रिया मेरी थी। दूसरी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनेश्वर मिश्रा पार्क की चर्चा होती है। मैं कल यहीं बैठा था, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क हमने बना के दिया है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन एक अनुशासित पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हूं, मैं बीच में रोका नहीं। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, पूरा स्टेडियम, मैं नहीं कर सकता, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये बड़े दिल की बात है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उतनी जमीन अगर मिल जाती है स्टेडियम वो पार्क बनाने के लिए, वो पार्क का नाम था अंबेडकर उद्यान पार्क। पूरी जो जमीन थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते वहां सुश्री मायावती जी ने उसको एक्वायर की थी। वह पार्क का निर्माण भी हो गया था। जिस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल पत्थर का काम करती है, आज वो सारे पत्थर उस पार्क में लगे हुए हैं। जिस पत्थर के विरोध करके, जिस पत्थर को चुनावी मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद सत्ता में आई थी, आज वो सारे पत्थर लगे हैं। जिस खजूर के पेड़ की चर्चा हो रही थी, उस सारे पूरी तरह से उस पार्क का निर्माण बहुजन समाज पार्टी ने कराया। और मुझे याद है कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी के जिन लोगों द्वारा शिलान्यास किया गया उसके पत्थर तोड़े जा रहे थे और तोड़ करके स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी के लगाए जा रहे थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोग आंदोलित होकर के पत्थरों के टुकड़ों को लेकर के, शिलापत के टुकड़ों को लेकर के राजभवन तक बरसात के दिन में बारिश में पैदल मार्च किए थे। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन यह हम करना चाहें। जनेश्वर जी हमारे जनपद के पूजनीय हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती कि उनके नाम पे कोई दूसरा इस तरह से खुद बना करके अगर आपने ऐसा काम किया होता तो मुझे अच्छा लगता। इसलिए इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, तमाम ऐसी चीजें हैं। अधिष्ठाता महोदय, कल हमको नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का चर्चा किया, सभी अपने जो अन्य हमारे राजनीतिक दल के जो लीडर्स हैं, सबसे वो सदन में जातीय जनगणना के लिए समर्थन जुटा रहे थे, मांग रहे थे। उसमें उन्होंने ओम प्रकाश जी से भी कहा, इन्होंने खड़ा हो गए, बोले कि मैं इसके पक्ष में हूं। कांग्रेस को कह दिया कि इनसे कोई मतलब नहीं है।
जब हमको कहे उमाशंकर जी तो अपने मन से बता ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा कि मैं जब मुझे बोलने का समय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये कहने का मतलब, क्योंकि ये बात इसलिए मुझे लाना पड़ रहा है कि उन्होंने कल मुझसे कहा, अधिष्ठाता महोदय, जातीय जनगणना कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है, पूरी तरह से समर्थन करती है। लेकिन केवल ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी इसके आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के पक्षधर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि जातीय जनगणना अगर हो तो पूरे देश में एक साथ हो, न कि जिन जिन राज्यों में चुनाव आए और जिन जिन पार्टियों को जब अपनी उपलब्धियां गिनाने की नौबत आए तो वो पार्टियां उस राज्य में खड़ी हो जाए। बल्कि मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस बात को सबको मिलकर के या सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव जाना चाहिए भारत सरकार को कि पूरे देश में जातीय जनगणना एक साथ कराया जाए। इससे बहुत ही एक अच्छा मतलब माहौल होगा और जो स्थिति पता भी चल पाएगा और जो समाज में दिया गया है कि किसके लिए क्या, जिसकी जो हमारी पार्टी का नारा ही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इससे ये बेहतर होता है, उसका सामंजस्य बन पाता। इसलिए यह कहना कि कौन सी पार्टी का नारा है? कौन सी पार्टी का नारा? बहुजन समाज पार्टी भी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में, अध्यक्ष जी, इस पक्ष में है कि पूरे देश में जातीय जनगणना एक साथ प्रारंभ हो और इसके लिए भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन से सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पास करा के दिया जाए कि उत्तर प्रदेश चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हो, साथ ही ये भी प्रस्ताव हो हमारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जोड़ा जाए कि इसमें भारत सरकार पूरे देश में अन्य राज्यों में भी एक साथ कराए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी चर्चा हो रही थी, हमारे उस दिन माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, अभी आदरणीय ओम प्रकाश जी ने भी उस बात की चर्चा किया बिजली बिलों के लिए। अध्यक्ष जी, जिस समय मुफ्त कनेक्शन दिया जा रहा था, गांव से जुड़ी बिल्कुल समस्या है, जिस दिन मुफ्त कनेक्शन दिए जाने के लिए सरकार ने एक टारगेट फिक्स कर दिया था, संबंधित मंत्री और अधिकारी उनको चिन्हित किया जाता था कि आप लोगों को आपने कितना कनेक्शन दिया। उस समय अध्यक्ष जी, ग्राउंड पर होता क्या था कि गांव में कोई अधिकारी कर्मचारी गया और लोगों से उनके आधार कार्ड की कॉपी वसूल लिया और आधार कार्ड की कॉपी ले आकर के अपने पास रख लिया और बाद में कुछ दिनों के बाद में उनके पास मीटर भेजवा दिया। मीटर वैसे उनके बक्से में पड़े हैं, वो जानते हैं कि हमारा मीटर कोई आएगा लगाएगा, उस दिन से हमारी बिल हमारी आनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष जी, आज भी उन गांवों में झोपड़ियों में हम जा रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, केवल उनका कसूर यह था कि उन्होंने अपना आधार कार्ड दे दिया था और आज उनकी बिल इतनी ज्यादा आ रही है कि आप देख रहे हैं तहसील में पूरी महिलाएं, पुरुष वर्ग तो काम करने चले जाते हैं, लेकिन पूरी महिलाएं 200, 400, 500 हम लोग के घरों में आती हैं, ट्रैक्टर से आएंगी, पिकअप से भर के आएंगी, फिर हमको पूछना पड़ता है, फिर उनके गाड़ी का किराया देना पड़ता है, फिर हम सारी बिल को इकट्ठा करते हैं और फिर करके आप देते हैं, आपके अधिकारी को लिखते हैं। मुझे लगता है कि एक बार इसकी पूरे प्रदेश स्तर पे, ये कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर पे इसका एक बार आप समायोजन करा लें, दिखवा लें, इसमें जो भी त्रुटियां उसको दुरुस्त करा लें। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बिजली से संबंधित कल चर्चा हो रही थी उस दिन बिजली सप्लाई की। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक सतत प्रक्रिया है, ये हाउस, ये चेयर, नेता प्रतिपक्ष की वही चेयर है, नेता सदन की वही चेयर है, अन्य माननीय मंत्रीगणों के लिए चेयर फिक्स है। इसमें आज आप हैं, कल कोई और आएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम जिस जनहित के कार्यों को शुरुआत किए हैं, जब दूसरा कोई आए तो उसको रोक दे, इसलिए कि तो उन्होंने शुरुआत किया है। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत रुपया नहीं लगता है, किसी का कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं लगता है, वो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है। हमने जैसे आज माननीय मंत्री जी उस दिन अपनी उपलब्धि में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम आज 12,000 मेगावाट से ज्यादा, हमको 24,000 मेगावाट हम सप्लाई मतलब कवर कर पा रहे हैं। उस समय निश्चित रूप से आपने कहा कि उस समय के एमओयू अधिक दरों पे हुए थे। माननीय मंत्री जी, जिस समय एमओयू हुआ था उस समय के सिचुएशन क्या होंगे, उस समय के सिचुएशन क्या थे, उस समय भी कंपटीटर थे, लेकिन हम आज उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन आज अगर वहां पावर प्लांट, अगर वहां उनको हम आगे नहीं बढ़ाए होते, हमारी बात वाले समाजवादी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसका निर्माण कराया और जिसकी देन है
कि आज वो प्रोटेक्शन हमको दे रहे हैं और उस प्रोटेक्शन का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। एमओयू अगर उस समय का रेट है, हमें उन्हें बैठा करके अपने बोर्ड अपनी टीम को लगा सकते हैं, आज लगा करके उनसे नेगोशिएशन किया जा सकता है। हालांकि जरूर है कि अनुबंध का वो पार्ट है कि हम हमारा जो करार हो गया उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अधीन काम कर रहे हैं तो हम उनको किसी भी तरीका से उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसी बात हो, इस बात का भी जिक्र हो जाना चाहिए कि भाई वो पावर प्लांट कब से लगे थे, किस समय के एमओयू हुए थे। तो मुझे भी लगता है कि भाई हमारे किए हुए कामों को चलिए कम से कम आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, एक और जो जुड़ी समस्या जो भी हमारे माननीय सुखदेव पाटिल हमारे ओम प्रकाश जी ने बताया, जो गांव की समस्या बता रहा हूं, जो गोंड और खरवार हमारे हम लोगों की तरफ ज्यादा कुछ ऐसी जातियां हैं जो रोज आए दिन जब भी हम लोग गांव में जाते हैं उनका एक समूह आकर के 50 सेकंड 15 जब हो जाए, बोलिए मेरा दुर्भाग्य 17, 18, मैं ये कहूं कि मेरा दुर्भाग्य है कि आप ही आ गए 21, 22, 23, 24, मैं 25। इसलिए कह रहा हूं कि देखिए निशाना महोदय थोड़ी लिबर्टी लिए थे तो अध्यक्ष महोदय आ गए तो मैं बड़ा खुश हुआ था। तो इसलिए एक आपके पीठ की तरफ से भी निर्देश हो जाए, उसमें सरकार के एक जीओ भी हुआ है समाज कल्याण एसीएस समाज कल्याण की तरफ से कि नहीं इनके सर्टिफिकेट निर्गत किए जाए, लेकिन आज भी कुछ अधिकारी तहसीलों पे उनके सर्टिफिकेट को निर्गत नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इसमें व्यवस्था चाहता हूं और चाहता हूं कि उनके इसमें सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए व्यवस्था दे दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक और आग्रह करूंगा, माननीय कांशीराम शहरी आवास योजना एक स्कीम थी बहुजन समाज पार्टी में, कोई अपने लिए नहीं था और नहीं भी कोई एक वर्ग के लिए था। जहां जहां वो आवंटित किए गए उसमें सर्व समाज के लोग हैं। अध्यक्ष जी, बहुत ऐसे जनपद हैं, बहुत ऐसी तहसीलें हैं कि वहां पर बड़े बड़े टावर बना करके खाली पड़े हुए हैं। पता लगा कि उसमें 400 करोड़ रुपया खर्च हो गया, अब कितना खर्च होना है 10 करोड़, उसके लिए हुआ हैंडओवर नहीं हो रहा है। और आप उसमें कितने फ्लैट हैं तो 200। माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, चलो संज्ञान लेने बैठे। ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जिस समय काशीराम कॉलोनीज बनी थी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं यहाँ पर पूरे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसकी अलग से समीक्षा करके उसमें जो काम बाकी है उसको करा दें। माननीय अध्यक्ष, एक अंतिम सवाल, एक अंतिम मेरा सुझाव था। जब अभी बड़े भाई राजा भैया ने इस बात को जिक्र किया हैंडपंप की, माननीय अध्यक्ष, मैंने कई बार ऐसा कहा और मैंने छोटी बैठकों में भी सुझाव दिया। सरकार आज कह रही कि हर घर और हर घर नल से हमने जोड़ दिया है। मैं केवल अधिक नहीं, यहां हम 403 माननीय विधायक हैं, पहले केवल 403 हर एक विधायक के क्षेत्र की एक पानी की टंकी का हम उदाहरण के स्वरूप ले लें और केवल वो डिपार्टमेंट जो केवल 403 ऐसी टंकी ओवर टैंक दिखा दे जो पूरी तरह से सप्लाई दे रहे हैं। एक गांव में भी माननीय अध्यक्ष एक करके कितना बोलोगे? बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत। मेरे पास आज जो सूची है माननीय श्री नरेश जी अग्निहोत्री के द्वारा दी गई उसमें 30 नाम हैं और माननीय श्री मनोज पांडे जी के द्वारा जो सूची दी गई थी उसमें से 15 नाम है। तो उस रेशियो के हिसाब से 1 और 2 ही होता है। बाकी बहुत सारे हमारे छोटे दल हैं जिनके नाम हैं। तो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, मैंने अपने टेलीफोन को कैलकुलेशन के हिसाब से जोड़ा था कि 45 प्लस 10 और 55 लोगों को मैं बुलवाने का प्रयास करूंगा। अगर 55 लोगों को मैं बुलवाता हूं तो मैं फोन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, ये नहीं समझेगा कि मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वो अगर 55 लोगों को मैं बुलवाता हूं और एक माननीय सदस्य को 7 मिनट देता हूं तो 385 मिनट होते हैं, जिसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो लगभग 6.5 घंटे होते हैं। तो लगभग 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 और 6:30 बज जाएंगे 10। माननीय मंत्री जी जो लोग बोलेंगे, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात वो 10 मिनट में कह लेंगे और बाकी सभी सदस्यों को देंगे तो लगभग 11 बज जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये उचित रहेगा। पूरा 7 मतलब 7, 8 नहीं, तो 8 हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। तो 4:30 थे, 10 और नाम आ गए, तो मतलब हो सकता है कुछ बढ़ जाए, लेकिन मेरा प्रयास होगा सभी जितने भी माननीय सदस्यों के हैं सबको आज अवसर मिल जाए। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी बातें जो हम कहते हैं कि जरूरी बात रह गई, तो सारे सदस्य ये बोलते हैं कि एक जरूरी बात रह गई, तो मेरे वो सारे सदस्यों से निवेदन है कि जरूरी बात पहले कर लें।
सब लोग अगर जरूरी बात पहले कर लेंगे तो 7 मिनट में ये नहीं कहा जाएगा कि ये वाली जरूरी रहेगी। तो ये मेरा निवेदन है। तो मैं इस प्रकार के भी जो बीच में व्यवधान होंगे उसके लिए 1-2 मिनट 5-10 मिनट रखना पड़ेंगे। तमाम ऐसे सदस्य हैं जिनको बोलने का भी मौका न मिले, उनके लिए मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता था जी कि जिन साथियों को बोलने का मौका न मिले, क्योंकि आप द्वारा ही ये बात सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है, किसको बोलने का मौका ना मिले तो जिन सदस्यों को इस पे न बोलने का मौका मिले, क्योंकि सदस्य अभी 55 आए हैं, कल मात्र 40-50 लोग बोल पाए हैं, सदस्य 400 लोग हैं। तो मेरा आपसे, चूंकि आपने ही हम लोगों को संरक्षण दिया है, तो मेरा आपसे एक आग्रह था कि चूंकि आज इस पे चर्चा खत्म हो जाएगी, कल से बजट पे चर्चा होगी, तो राज्यपाल अभिभाषण में अगर हम लोग जो सदस्य ना बोल पाए उन्हें आप अगर ये मौका दें तो ये बात उचित होगी। बात को एकदम ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। अपनी बात को हम लोग लिख करके अपने प्रश्न जो भी काम होंगे आपको देंगे, तो आपके माध्यम से वही कार्रवाई हम लोगों के साथ भी होगी जो बोलने वाले जो यहाँ पर उपस्थित होंगे उनके तो ले लेंगे, जो घर में बैठकर कार्रवाई को लिखवाना चाहते हैं उनकी नहीं लेंगे। नहीं जी, हम लोग उपस्थित होकर के जो कहेंगे, हो सकता है आपका नाम आ जाए, हो सकता है मैं आपको बुलवा दूं। धन्यवाद सर। पहले ही मालूम है कि नहीं बुलवाएंगे। धन्यवाद सर। तो मैं अब माननीय श्री A.K. शर्मा जी, माननीय मंत्री जी। एक जी, आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से जो हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, मार्गदर्शन मिला है, उसके लिए महामहिम जी का धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, तो पहला जो सेशन था उसमें एक दृश्य मैंने देखा था। उस समय सपा के ज्यादा थोड़े सदस्य हुआ करते थे, बसपा के थोड़े कम थे, लेकिन जब भी कोई एक योजना की बात आती थी तो दोनों में झगड़ा हो जाता था। वो बोलता था हमने किया, वो बोलता था हमने किया। आज चूंकि माननीय उमाशंकर जी हमारे जस्ट पहले वाले बोलने वाले वक्ता थे, इकाना स्टेडियम, जनेश्वर मिश्रा पार्क, एक तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर 25-30 साल में किया ही बहुत कम, हम तो ये कहते हैं कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो किया उसमें भी झगड़ा है, आपने किया कि इन्होंने किया। तो ये पहले तो एक आप लोग निपटा लीजिए कि क्या किया, और दूसरा ये निपटा लीजिए कि किसने क्या किया। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा है, तुझको खबर नहीं मगर इस सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्यार दिया उसका आपने दुरुपयोग किया, और यही कारण है कि आज भी हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। ये हम कहते हैं, अगर आप तो आपको आश्चर्य लगता, लेकिन सामने बैठे वाले लोग खाली अपने वाहवाही में जी रहे हैं। मैं अभी परसों सुन रहा था, बिजली की बात काफी है और सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यगण ने जो मार्गदर्शन दिया, जो बातें की, वो हम शिरोधार्य करते हैं, उनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, बात मैं मानता हूं। लेकिन जो ये कहा गया कि फलाना साहब के टाइम पे तो 24 घंटा बिजली आती थी, अब वो बिजली कम हो गई है। हम सोचते थे कि 24 घंटा आती थी, मुझे ये भी बताया गया कि हाँ 24 घंटा आती थी, और उस 24 घंटा बिजली जो आती थी उसका बिल भी नहीं लगता था, फ्री भी चलती थी, कोई विजिलेंस का इंक्वायरी भी नहीं होता था, कोई रेड भी नहीं पड़ता था उन दिनों में। सब कुछ बड़ा अच्छा था बिजली के मामले में। लेकिन वो राज्य के 70,000 गांव में से खाली एक गांव में होता था, बाकी गांवों में न बिजली आती थी, न बिल जाता था और न ही रेट पड़ता था। अब माननीय सदस्यगण ने जो कहा है कि बिजली जाती है, उसमें कहीं कहीं प्रशासनिक समस्याएं होंगी। मैं पहले भी इस माननीय सदन में कह चुका हूं कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति शंका रखना ठीक नहीं होता है, लेकिन जो दोषी हैं, जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, उनके समक्ष कार्रवाई होगी। और अभी आपकी जानकारी के लिए आपने पढ़ा भी होगा शायद मीडिया में कि परसों ही 319 कर्मियों को, मीटर रीडरों को हम लोगों ने एक साथ बर्खास्त किया है।
और बाकी 2000 पे हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे ये बातें ध्यान में आती हैं हम कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये बबूल भी आपने ही बोया हुआ है, हम तो उस बबूल पर से आम उगाने का, आम लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये हम जब पेड़ लगाएंगे उस पर सीधा सीधा आम आएगा, उसमें आप चिंता मत करिए। तो बिजली का जहां तक मामला है माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस बात को लेकर के बहुत सतर्क हूं। मैं अपना संभव नाम का एक कार्यक्रम चलाता हूं, खुद बैठता हूं, खुद जनता की सुनवाई करता हूं। कई क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे हमने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि उत्तरोत्तर अब ये समस्या घटते जाने वाली है। एक दूसरी बात, कई माननीय सदस्य बड़ा उछल उछल के कह रहे थे, परसों हमने सुना कि अब बड़ी खराब कानून व्यवस्था हो गई है। उन दिनों में हमारे समय में बड़ी अच्छी कानून की व्यवस्था थी। और उनमें से एक सामने के सदस्य हमारे पड़ोसी जिले के भी थे, गाजीपुर के, कह रहे थे कि तब तो बड़ा अच्छा था, अब सब कुछ बड़ा खराब हो गया है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर गाजीपुर में तब सबसे अच्छा था, अगर बलिया मऊ में तब सबसे अच्छा था, तो आज हम पूर्वांचल के लोग क्यों सबसे पिछड़े हुए इलाकों में, आज भी हमारा पिछड़ापन क्यों नहीं दूर हुआ है? आपने किया क्या भाई 25-30 साल? आपके ही जिले में आपके ही साथी विधायक, इसी सदन का एक सदस्य दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। आपके जिले में घटना हुई थी और आपके शासन में हुई थी। क्या आप कानून व्यवस्था की बात करते हो? किस कानून व्यवस्था की बात करते हो जहां विधायक की जान दिन दहाड़े ले ली गई थी? और आप उन्हीं लोगों के साथ आप खड़े रहते हो, आप उन्हीं लोगों का समर्थन करते हो। हर इलेक्शन में आप उन्हीं लोगों को टिकट का भी साजो सामान दे देते हो। हर इलेक्शन में वो लोग चुन करके ऐसे महान फोरम पे भी पहुंच जाते हैं। इस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो। तीसरी बात कही गई कि कोई विकास का काम नहीं हो रहा, बनारस तक को उसमें घसीट लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनारस में कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, भव्य और दिव्य बनाने का जो काशी को उन्होंने काम किया है, उसकी कोई तुलना नहीं। पूरी दुनिया के लोग मेस्मराइज्ड थे, पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। जो भी आता है प्रभावित होकर के वाराणसी से जाता है। लेकिन कहा गया कि नहीं, शहरों में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बनारस में भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो माननीय विरोध पक्ष के वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे कहूंगा कि जैसे आपने अपने पार्टी के लोगों को बाकी सब कृत्य करने की छूट दिया हुआ है, वैसे ही सही बोलने की भी छूट दे दीजिए उन लोगों को कि बनारस कम से कम देख करके उनको प्रभावित होना चाहिए। बनारस हमारी गरिमा का केंद्र है। और इतना ही नहीं, जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, सबको बनारस ले आकर के गंगा में नहवाइए भी और चाय भी पिलाइए बनारस की, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में, गंगा की सफाई में, वहां की गलियों कूचों की सफाई में कितना परिवर्तन आया है, कितना पहले से बेहतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में 25-30 साल में जो विकास की प्रक्रिया को अवरोधा गया, जो विकास की खाई जो बनाई गई, उसे पाटने का काम माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से माननीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। अभी आपने देखा कि पूरा विश्व उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरा हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 का एक महान समागम जो आगरा में, लखनऊ में कराया, और आने वाले दिनों में कुछ और शहरों में भी, वाराणसी में, गौतम बुद्ध नगर में होने वाला है। वो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी पहचान उपस्थित करता है पूरे विश्व में। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना भी धन्यवाद करें, और हमें अवसर मिला, उस चुनौती को एक अवसर में बदलने का अवसर मिला कि हमने उसी बहाने अपने नगरों की सफाई, अपने नगरों का सुशोभन, अपने नगरों का सौंदर्यीकरण हमने किया। और मुझे बताते हुए आपको सबको गर्व हो रहा है, आपने भी देखा होगा, कल हमारे एक सदस्य बोल भी रहे थे कि लोग सेल्फी लेना चाहते थे, उस सुंदरता का बखान कर रहे थे। और मात्र भारतीय नहीं, मात्र लखनऊ के लोग नहीं, मात्र आगरा के लोग नहीं, विदेशी भी आकर के उस सफाई का, उस व्यवस्था के कायल हो गए थे। इस प्रकार का G20 में काम हुआ है। और ऐसे समागम होने से हमारे भारत सरकार के जो सचिव थे, उन्होंने कहा कि यूपी ने पूरे देश का नाम, पूरे देश का मस्तक पूरे विश्व समुदाय के समक्ष जो है ऊंचा कर दिया है।
इस प्रकार के कमेंट भारत सरकार के वरिष्ठ लोगों के आए और इससे देश का मूल्य बढ़ता है, देश की आबरू बढ़ती है। अभी कल की एक घटना मैं बताऊं, आप कई सदस्यगण को मालूम भी होगा शायद, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा है कि पूरा विश्व का जो विश्व बैंक जिसको कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और पश्चिम की जो दादागिरी थी पूरी दुनिया पे, वो इन्हीं संस्थाओं पे कब्जा होने की वजह थी। विश्व बैंक हो, चाहे यूएनए हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले ही हमारे चीफ जस्टिस पहुंच चुके हैं। कल की घटना यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने एक भारतीय को, अजय बांगा जी को, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं इस सदन में अपनी वाणी के मार्फत, अजय बांगा जी को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया। कितनी बड़ी बात है। देश का हम सबका मस्तक, संयोग से हम उनको जानते भी हैं, माननीय मोदी जी की कृपा से हमारा भी मिलना जुलना हुआ है उनसे। कल मैंने बधाई दी, इतने खुश थे। तो इस तरह से देश का मान बढ़ रहा है यहां और बाहर भी। जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 33,50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप चाहते हैं, आप बार बार ये कहते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन ये दूर कैसे होगी भाई? रास्ता तो कुछ होना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उनमें से एक रास्ता है, एक रास्ता खोजने का प्रयास माननीय योगी जी ने जो किया है, बहुत ही श्रेष्ठ प्रयास किया है, बहुत श्रेष्ठ प्रयास किया है। मंत्री जी थोड़ा इसके जरिए रोजगार आएगा, इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा और बहुत सारी बेहतरी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बनी। एक अंतिम बात कह के माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय महामहिम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे नगर विकास विभाग में हमारे सफाई कर्मियों ने, हमारे जो छोटे कर्मचारियों ने जो काम किया है, उसकी भी उन्होंने अपने भाषण में कदर की है। जी सिटी नाम का, ग्लोबल सिटी नाम का हम लोगों ने एक सफाई अभियान चलाया हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, उसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल ने किया है। मैं मानता हूं कि हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को जो वैश्विक नगर बनाने का उनका हमारी जो नेम थी उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम काफी हद तक सफल हो रहे हैं। माननीय महामहिम ने इस बात का संज्ञान लिया। मैं महामहिम को विशेष रूप से इस मौके पे धन्यवाद करता हूं। और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जैसा कि महामहिम जी ने कहा है, उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को न्याय दिलाने का, उनका पेट भरने का, उनको रोजगारी देने का श्रेष्ठ प्रयास हो रहा है। और मैं सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को, उनको बधाई देते हुए अपनी बात फिर से एक बार, कितनी हमारी जो संवेदनशीलता है उस बात को मैं फिर से एक शेर के मार्फत कर करके अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ कैसा, मैं जो भूखा रहूं तो तुमसे भी न खाया जाए। ये हम लोग, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में चल रही है, वो इस संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है कि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, कोई पीड़ित नहीं रहना चाहिए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, हमारा माननीय राजा भैया बात कर रहे थे कि हमारे ग्रामीण रास्ते खराब है। माननीय अध्यक्ष जी, ये उन माफियाओं की वजह से खराब है जो जिनके चलते एक भी रोड का एक भी पैसा जो है ठीक से रोड में लगता नहीं, सारे के सारे ठेके उनके पास जाते हैं, सारा का सारा पैसा उनके पास जाता है और उन्हें इस तरफ का संरक्षण वर्षों बरस तक मिलता रहा है। इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ है। ये हमारा चैलेंज है, हमारी प्रतिबद्धता है। हम कटिबद्ध हैं इस परिस्थिति में सुधार करने के लिए और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार ने, हम लोग इसे ठीक करके रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अंजुला मौर्य बोलो, नहीं बोलना, बोलिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं उपस्थित सभी सदस्यों को हाथ जोड़कर प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन उससे पहले सदन में जिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है, मैं उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदया ने बताया था कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के साथ साथ हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को सामने रखकर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति एवं सद्भावना का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जब महामहिम अपने अभिभाषण को कर रही थी, जब वो सरकार के बारे में बता रही थी जो सबका साथ, सबका विकास करने के लिए उद्देश्य के साथ काम कर रही है, तब विपक्ष के लोग बेल में कूद गए और उन्होंने इतना हंगामा किया कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये विपक्ष के लोग वो हैं जो रामचरितमानस को नहीं मानते, ये विपक्ष के लोग वो हैं जो रामायण को नहीं मानते, ये विपक्ष के लोग वो हैं जब रामायण को नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं मानते, तो वो भगवान श्री राम को भी नहीं मानते। और उन्होंने बेल में कूदकर वो हंगामा किया। और मैं तो बताना चाहती हूँ, भगवान श्री राम का नाम जब कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सिर्फ राम स्मरण कर लेने मात्र से लोग भवसागर के पार उतरते हैं। और वो राम तो इमामुल हिंद है, कहते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाच, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो मैं समझती हूँ कि जब बेल में कूदकर उपद्रव कर रहे थे, महामहिम के अभिभाषण को नहीं पढ़ने दे रहे थे, तो ऐसी मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता बताने का काम कर रहे थे। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब राम के बारे में, रामचरितमानस का ये विरोध करते हैं, तो राम हुए इसके कितने ज्यादा प्रमाण उपस्थित हैं। कहते हैं कि दुखी तो मैं भी हूँ, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे संता के, दीन हित के, प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के और संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है, दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु हैं। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक हैं। लेकिन दुष्ट मानते कब हैं, लगता फिर सक्रिय दानव हैं। उन्हें पराजित करने को हम सब पुनः प्रयाण दें। और राम हुए थे इसके कितने और प्रमाण दें। कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहुरे जो चाहत उजियार। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने के बाद जो लोग काम करते हैं, कहते हैं कि प्रवसी नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम का नाम स्मरण कर लेने मात्र से जो लोग काम करते हैं उनके काम पूरे होते हैं। और रामचरितमानस का विरोध करने वाले, राम का विरोध करने वाले, आप अपनी बात कीजिएगा। अरे समर पाजी, आप अपनी बात कीजिएगा जब आपको। हाँ, महिला हमारे अरे आप बोलिए, आपके समय पर आप अपनी बात में आया तो उसे फाड़ कर ग्लास तोड़कर पेट में घोंस लिया। ऐसे महिलाओं के बिल का विरोध करने वाले कहते हैं कि और राम के मैं तमाम प्रमाण देना चाहती हूँ। राम कहाँ कहाँ है? कहते हैं कि राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में और शबरी के जूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाहे, ऋषि मूक पर्वत गवाह है। राम विराजे घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या वे पद प्राण दे। राम हुए थे कितने और प्रमाण दे। और बताती हूँ कि राम कथा जन जन में व्यापी। और बता रही हूँ, बताइए और बता रही हूँ,
राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके जान चक्ष छूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हर हर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा, वो कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को अब पढ़ने गरुड़ पुराण दो, राम हुए थे कितने और प्रमाण दूं। और मैं जब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जनहित में और लोकहित में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, लगातार भूतो न भविष्यति जिस प्रकार से उन्होंने काम की शैली और पद्धति अपनाई है, मैं तो उनके बारे में कहना चाहती हूँ, न तो कामाय राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामाय दुख तृप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। ये हैं योगी जी जिन्होंने जनहित में और लोकहित में सरकार चलाने का काम किया है। मेरा समय हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की 3-4 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। हाथरस जिला जो कि ब्रज की देहरी है, उसमें ब्रज सर्किट में उसे शामिल करके ब्रज की देहरी को और उसमें विकास कार्य हो जाएं। हमारा हाथरस शहर, मैं हाथरस से विधायक के तौर पर आती हूँ, हाथरस शहर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योगों का शहर रहा है। उसमें अगर ट्रांसपोर्ट नगर हमें मिल जाए तो हमारा वो शहर अपना पुराना मान सम्मान और वैभव प्राप्त कर सकता है। मैं बताना चाहती हूँ कि सासनी में बेटियों के विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है, और यहाँ बैठे हैं हमारे छपरा के विधायक आदरणीय रविंद्र पाल जी, उनकी विधानसभा में बड़े दाऊ जी का मंदिर है, लेकिन रास्ता मेरी विधानसभा से होकर जाता है। अगर एक पुल बीच में बन जाए तो वहाँ के श्रद्धालु और भक्तालुओं को दर्शन करने में धन्यवाद अंजुला मौर्य जी, धन्यवाद। आधा मिनट नहीं, 7 बज गए, 7 मिनट हो गए। मैं सभी को होली की शुभकामनाएं और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से संशोधन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। परंतु अध्यक्ष जी, इस सदन और इस सरकार से जनता यह भी नहीं कह सकती कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और जनता का पैसा चुकाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, पहले सत्र में मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हमारी विधायक निधि को उन्होंने बढ़ा दिया, और जब आज हमारा द्वितीय बजट सत्र चल रहा है वहां पे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा थी, समय तो सुनिश्चित किया ही नहीं गया। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से ये जो अभिभाषण हुआ, ये जो बजट प्रस्तुत हुआ, इन्वेस्टर समिट मीट जो 2018 में हुआ और 2023 में हुआ, ये सब की सब घोषणाएं हैं और जनता ये जान रही है कि इसका समय अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। और आप लोग क्यों घबराते हैं जब विपक्ष ये कहता है कि तुम्हारे फाइल में जो गांव हैं उनके मौसम गुलाबी हैं, यह आंकड़े झूठे हैं और ये जो दावे हैं वो किताबी हैं। और ये बड़ा ही सीरियस मैटर है, क्योंकि ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप है अध्यक्ष महोदय, और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अभिभाषण के दौरान और काफी सारे हमारे जो पक्ष के सदस्य हैं उन्होंने बहुत तारीफें की और कहा कि प्रदेश इस विभाग में 1 नंबर पे पहुंच चुका है, उस विभाग में 1 नंबर पे पहुंच चुका है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मैं भी बारी बारी उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग किस नंबर पे पहुंच चुका है वो आपके सामने बताऊंगी, और प्लीज मेज थपथपाने से आप लोग मत रुकिएगा। कल उप मुख्यमंत्री जी बहुत तारीफ कर रहे थे, अपने नंबर ऑफ CSC PSC की बातें कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये जो आंकड़े हैं मैं टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ये जो आंकड़े हैं ये आपके ही सेंट्रल की जो सरकार है उसके आंकड़े हैं, जो बताता है कि अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, प्रसव और गर्भ की अवस्था के दौरान जो मृत्यु होती है, आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है 167 पर लाख लाइव बर्थ हमारे यहाँ डेथ हो रही है। हमसे बेहतर तो बिहार है, हमसे बेहतर तो बिहार है जहां सिर्फ और सिर्फ 130 हो रही है। अगर हम बात करें
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जिसमें मधुमेह और रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे आए दिन हार्ट अटैक आते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है। और बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें सीएससी और पीएससी की, तो नंबर और सीएससी पीएससी तो कम है ही है, लेकिन साथ ही साथ कम डॉक्टर, लेस देन 50% ऑफ डॉक्टर्स में भी हम नंबर 1 हैं। अगर हम बात करें पीएससी और सीएससी पे मूलभूत सुविधाओं की, अगर हम बात करें ईसीजी मशीन की, जिससे कि क्विक आप कम से कम ये पता कर सके कि वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, और उसको एक इमरजेंसी मेडिसिन दे करके 45 मिनट हाथ में अगर रख करके उसे एक हायर रेफरल सेंटर पे भेज सके। आज हमारे पास ईसीजी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और हम नंबर 1 पे। अगर हम एमआरआई मशीन की बात करें तो हमारे पास लाइब्रेरी में भी यहां तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि किन किन जनपदों में और सरकार के द्वारा कहां कहां एमआरआई उपलब्ध है, और हम नंबर 1 पे हैं। सरकार बात करती है पिछड़े और दलित के हक की और सम्मान की, और जब जाति जनगणना की बात आती है तो सर पे पैर रख करके भाग जाती है। आज जब विपक्ष ने बात उठाई कि जाति जनगणना करवानी चाहिए, तो आदरणीय मंत्री भी कल वहां बैठे थे और कह रहे थे कि बिहार की आप बातें करते हैं, बिहार तो बड़ा ही खराब है, बिहार में ये होता है वो होता है। बिहार अगर खराब है और उसके बावजूद भी अगर दलित और पिछड़ों का सम्मान कर रहा है, तो आप क्यों धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं दलितों और पिछड़ों का? आप सिर्फ चुनावी दौरान में आपके कार्यकर्ता जो हैं वो जाते हैं ग्राम सभाओं में और दलित बस्तियों में, और मैं बताती हूँ क्या बातें होती हैं। पूछते हैं क्या भाई कौन जात हो, तो कहता है दलित हूं साहिब। कहते हैं अरे नहीं किसमें आते हो, तो वो बेचारा दुख का मारा कहता है आते हैं साहिब, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहिब। तो कहता है हम तो सोचे तुम हिंदू में आते हो। बोले आते हैं ना साहिब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव में। और आप हक की बात करते हैं, आपके एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी और एसटी कम्युनिटी पे जो है वो क्राइम्स हुए हैं। आज कानून व्यवस्था की बात पर पीठ थपथपाई जा रही है और एनसीआरबी के आंकड़ों को बताया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, आपकी जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। एफआईआर सच और झूठ के बुनियाद पे नहीं, किस दरोगा की, किस एसएचओ की पॉकेट कितनी गर्म की जाती है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाती है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जाति विशेष अमरोहा में, आपके जनपद अमरोहा में सिर्फ और सिर्फ पूरे जनपद में एक ही जात के सारे लोगों को पुलिस विभाग में डाल दिया गया था। ये तो आप लोगों को स्वयं भी पता होगा। और आज थानों पे चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे मर्डर हो, या कोई भी जमीनी कोई केस हो, हर चीज का रेट आपकी सरकार में फिक्स करके रखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में अगर महिला उत्पीड़न की बात करें तो मैं एनसीआरबी का ही आंकड़ा आपको बताती हूँ कि पर लाख विमेन में 51 महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न और क्राइम का शिकार हो रही हैं। लेकिन वही बिहार हमसे बेहतर है, वहां पे 30 महिलाएं हो रही हैं। कन्विक्शन के रेट पे आप कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस चीज पे खुश हो रहे हैं जरा देखिए कि आपसे प्रदेश और भी हैं जो कन्विक्शन रेट में आपसे भी बेहतर है। आज आपका प्रशासन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान जो कहता है कि अगर इंसाफ दिलवाने में कोई मुजरिम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। कानपुर देहात में वो मां बेटी जिस तरीके से जल गई, क्या वो किसी तरीके से संविधान के अनुरूप हुआ? आज ये बुलडोजर सरकार है जहां सबने अपने होठ सी लिए, उस पे कुछ चंद लाइनें बोलूंगी। खामोशी ना ओढ़ो, तुम जुबान खोलो, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलो। यहाँ मजलूम हर रोज सताए जा रहे हैं, घर कभी गिराए तो कभी जलाए जा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर रागिनी। 1 मिनट हो गया, पूरा समय हो गया, 7 मिनट 10 सेकंड हो गए। नहीं, श्रीमती रजनी तिवारी, धन्यवाद। मुझे लग रहा था आप बिहार में भाषण दे रही हैं। मेरी बात सारी करनी चाहिए लेकिन समय की सीमा। चलिए, तो उत्तर प्रदेश जो है वो बाकी प्रदेशों से स्टेट और नेशनल लेवल दोनों में नीचे है। और मैं
माननीय अध्यक्ष चलिए। जी, आप सरोजिनी तिवारी, आग तो लेकिन जलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने हो मुझे गया।